तो चलिए स्टूडेंट्स आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे सेक्शन सी के बारे में और देख लेते हैं सेक्शन सी में ऐसे कौन से चैलेंजिंग क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाले हैं जो आप लोगों को यहाँ पर करने हैं। चलिए जरा बात करते हैं और उससे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा, बेहद ही जरूरी बात है ये कि आप लोगों के पास सेक्शन सी में जो मिलने वाला है वो मिलने वाले हैं सिर्फ 10 क्वेश्चन में से 5 में तो एक केस स्टडी रहने वाली है और 41 से 45 तक नॉर्मल जस्ट जिस तरीके के आप एमसीक्यू कर रहे थे 41 to 45 तो नॉर्मल एमसीक्यूज रहने वाले हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग बात करते हैं केस स्टडी की तो एक केस स्टडी मिलेगी बच्चों 45 से जो कि 46 से 50 तक जाएगी। ये एक केस स्टडी रहेगी, ये क्या रहेगी, केस स्टडी रहेगी और इसमें आप लोगों को टोटल इसमें से इन दोनों में से आपको कोई से भी 8 क्वेश्चंस करने, 8 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 8। ओके चलिए सो बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की वेटेज 1-1 है। चलिए जरा बात करते हैं हमारे पहले सवाल के बारे में। हमारा पहला सवाल बच्चों क्या कहता है हमसे, जरा इसे जी भरकर देख लेते हैं। तो कहता है कि फॉर एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है बच्चों अपना, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है बच्चों, यहां से लिखना शुरू करते हैं। z इज इक्वल्स टू में हमें दे रखा है ax प्लस में by दे रखा है। ओके फिर कहते हैं कि a एंड b, a और b ये जो दोनों के दोनों हैं ये 0 से बड़े हैं। ओके हमने कहा ठीक है। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, जरा ध्यान से सुनिएगा, कंस्ट्रेंट्स लीनियर इनइक्वालिटीज आर, देखिए जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, मतलब कोई भी एक क्लोज्ड जो है स्ट्रक्चर बन रहा होगा उसमें जो कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना, वो पॉइंट्स ये हैं बच्चों। द कंडीशन ऑन ए एंड बी सच दैट ये जो अपना z है इसको मैक्सिमम करना है अकर्स। तो उन्होंने बोला है कि जो मैक्सिमम होगा वो किस पर हो रहा है, 30-30 पर हो रहा है एंड 0-40 पर हो रहा है। मतलब एक जो क्लोज स्ट्रक्चर बनता है, जो फिजिबल रीजन बनता है, वो फिजिबल रीजन एक्चुअल में एक क्लोज स्ट्रक्चर है, उसमें कॉर्नर पर जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो बता रखे हैं। और देखिए जब हम वैल्यू को z के अंदर पुट कर देते हैं, z वाली जो इक्वेशन होती है उसके अंदर जब पुट कर देते हैं तो जहां से मैक्सिमम वैल्यू आती है उसी को बोल देते हैं कि यहां से मैक्सिमम आएगा। तो यहां पर 2 पॉइंट पर मैक्सिमम आ रहा है विच इज 30-30 एंड 0-40। तो आप लोगों से ए और बी के बीच का कनेक्शन पूछ रहा है। देखिए मैक्सिमम अगर बच्चों इस पर भी आ रहा है और इस पर भी आ रहा है, इसका मतलब अगर 2 पर मैक्सिमम आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू तो सेम ही आ रही होगी ना। यानी कि अगर मैं इसके अंदर, अगर मैं इसमें एक्स वाई की जगह पर 30-30 लिख दूं या फिर 0-40 लिख दूं, सेम नंबर आ रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं 30-30 लिख दूंगा, एक्स की जगह पे 30 लिखूंगा तो 30 ए हो जाएगा, 30 बी हो जाएगा, ये बराबर रहेगा 0-40 लिख दूं, इसमें 0 लिखूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, बचा कितना 40 बी, इसको वहां भेज दिया, 30a इज इक्वल्स टू में 10 बी हो जाएगा, 40 माइनस 30 हो जाएगा, 0 से 0 गया बच्चों, तो 3a इज इक्वल्स टू में b हो गया। अब देख लीजिए जरा ये कहां पर दे रखा है, 3a इज इक्वल्स टू में b, ये देखिए पहला ही ऑप्शन जो है अपन लोगों को बिल्कुल सही दे रखा है कि अगर इसको उधर भेज देंगे तो 3a इज इक्वल्स टू में b हो जाएगा और कोई देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अपन लोगों ने इसको सही किया है। आप लोग यहाँ पर बच्चों आंसर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन बड़ा ही लॉजिकली आराम से समझ में आ गया होगा। क्लोज स्ट्रक्चर है, कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं, तो चीज़ों को बहुत इजीली कर पाए। मैक्सिमम दे रखा है तो मैक्सिमम पर तो कोई, जैसे मैं बोलूँ कि कोई 2 पॉइंट है, 2 पर मैक्सिमम आ रहा है, अब मैक्सिमम तो एक ही रहेगा, उस पर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी, तो चाहे ये रखूँ चाहे ये रखूँ बात सेम ही है, इसलिए ये वाली वैल्यू रखी और ये वाली वैल्यू रख करके सेम इक्वेट कर दिया, ए और बी के बीच का रिलेशन मिल गया। ओके सो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो देख लेते हैं हमारा अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है फॉर विच वैल्यू ऑफ m इज द मतलब ये जो लाइन है, ऐसी कौन सी वैल्यू के लिए जो m है वो टेंजेंट है इस वाले कर्व पर। जरा देखिएगा कर्व क्या दे रखा है, कर्व दे रखा है y इज इक्वल्स टू में mx, सॉरी 4x दे रखा है, 4x दे रखा है। अब आपसे कह रहे हैं कि ये वाली लाइन कब इसके ऊपर टेंजेंट बनेगी। मेरी एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा कि अगर एक कर्व आपके पास से ऐसे टच होकर के जा रहा होगा, इस लाइन से टच होकर के जा रहा होगा, एक ही पॉइंट पर टच कर रहा होगा, अगर एक ही पॉइंट पर कोई भी कर्व जो है अगर टच करके जा रहा है, पहली बात तो ये पैराबोला है, पहली बात तो ये पैराबोला है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं y स्क्वायर बन रहा है, यानी कि इस तरीके का एक पैराबोला बन रहा है। और अगर बच्चों ये इंटरसेक्ट करता है, अगर ये कहीं पर भी टेंजेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चों मैं पॉइंट निकालना चाहता हूं वो वाला कि इन दोनों का कहां पर, क्योंकि कहीं ना कहीं तो टच कर रहे हैं, अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो किसी ना किसी एक वैल्यू पर कोई ये वाला जो पॉइंट है वो इस
कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा और वो इस लाइन को भी बच्चों जो है सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास, डेफिनेटली करेगा, एक पॉइंट तो करेगा ही करेगा। तो वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर बच्चों मैं यहां से y की वैल्यू उसके अंदर ही पुट कर दूं तो क्या कर लेगा ये मेरा, कुछ कर लेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो मैंने यहां पर क्या किया, मैं यहां से y की वैल्यू निकाल करके लाया mx + 1, इस तरीके से पुट करके देखेंगे, ठीक है ना। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस में 1 आ जाएगा 2mx, ठीक है ना, 4x आ जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा m का स्क्वायर x का स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा अपने पास, प्लस में 2m माइनस में 4x प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0। ये एक इक्वेशन बन गई बच्चों, ये एक x की इक्वेशन बन गई है। लेकिन बच्चों मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब कभी भी आप इस तरीके से पैराबोला बनाते हैं, ठीक है, और इस तरीके से कर्व इस तरीके से टच करके जाता है, तो आप यहां पर क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स जो है वो सेम आ रहे होंगे। दो रूट सेम आने का मतलब क्या होता है, क्योंकि एक ही जगह पे कट करता है वो, अगर एक ही जगह पे कट कर रहा है इसका मतलब बच्चों x की एक ही वैल्यू आएगी, और x की एक वैल्यू को आने का मतलब क्या हुआ, x का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a होता है, और एक ही आंसर आने का मतलब एक ही प्लस माइनस कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि d की वैल्यू बच्चों क्या है 0। d क्या होता है बच्चों, d होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac। आओ जरा यहां पर पुट कर देते हैं इसको। अगर मैं यहां से बोलूं b, तो b तो मेरा ये है, यानी कि 2m माइनस में 4 का होल स्क्वायर माइनस में 4ac, सो 4 माइनस में 4, a कितना है बच्चों m स्क्वायर है, ac कितना है बच्चों अपने पास 1 है। ओके चलिए जरा पुट इन कर देते हैं इसे, इक्वल टू क्या रख देंगे 0, यही है अपना b स्क्वायर माइनस में 4ac। अगर मैं बच्चों इसका स्क्वायर करता हूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं आ जाएगा 4m का स्क्वायर प्लस में 16, 8 दूनी 16 और इधर भी 16x आ जाएगा, 16m आ जाएगा, x नहीं आएगा, 16m आ जाएगा, 16m आ जाएगा, और माइनस में 4m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0। इससे तो ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ से 16 इज इक्वल्स टू में 16m आ गया, कैंसिल आउट हो गया, तो m की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 1। क्या वहीं 1 दे रखी है m की वैल्यू, देखिए 1 एक ऑप्शन दे रखा है, और हमारा करेक्ट ऑप्शन भी बच्चों क्या है, b ही है, देख लीजिए आप यहाँ पर b आ रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर है। मुझे बस ये चीज पता कैसे चली कि देखिए मैं दोनों को इंटरसेक्ट करवा दूंगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन जब एक ही जगह पर कर रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट यहां पर 0 होगा। यही बस यहां पर एक कैचिंग पॉइंट था जो आप लोगों को यहां पर समझना था। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सवाल बच्चों क्या कह रहा है। अगला सवाल में मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है इस पर्टिकुलर चीज की, बता देंगे। एक्चुअल में अगर आप लोगों ने देखा हो तो हम लोगों ने स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में भी इस तरीके की चीज की थी कि लीस्ट वैल्यू पूछी थी उन्होंने हमसे, तो हमने तब भी क्या किया था कि इसको डेरिवेटिव निकाला था, वहां से x की एक वैल्यू निकाली थी, और अगर वो x की वैल्यू उसके अंदर ही आ गई थी, इसी के अंदर आई थी, तो यहाँ पर भी डेफिनेटली अंदर ही आएगी। तो 0 पर 1 पर और वो जो बीच में पॉइंट आएगा कहीं पर भी, उस पॉइंट की भी वैल्यू देखनी पड़ेगी, और वो क्योंकि हमसे मैक्सिमम पूछ रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू को हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो आइए जरा करके देखते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो बच्चों फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या है, फंक्शन दे रखा है x माइनस 1 प्लस में 1 की होल पावर है बच्चों 1/3। ओके, सबसे पहले इसको प्यार से सॉल्व कर लीजिए। x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 दे रखा है आप लोगों को 1/3। अगर बच्चों आप इसको डिफरेंशिएट कर देते हो तो क्या हो जाएगा, पावर आ गया, यानी कि 1/3 आगे आ जाएगा। पावर में से एक कम करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की होल पावर, एक में से कम करेंगे तो 2/3 हो जाएगा बच्चों। वैसे तो 1/3 माइनस 1 करते हैं तो माइनस का 2/3 होता है, लेकिन उसको मैं नीचे ही ले आया, डायरेक्टली लिख दिया, दैट्स व्हाई मैंने इसे पॉजिटिव में लिखा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सो 2x आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा। ओके, डेरिवेटिव को अपन लोगों को इक्वल टू 0 करना होता है, तो ये जितना भी नीचे लगा लिखा हुआ है सारा 0 के पास जाकर के कबाड़ हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 2x माइनस 1 इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है यहाँ पर 1/2 आ रही है। जब x की वैल्यू आप लोगों को 1/2 मिल गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को 3 पॉइंट्स मिल गए, एक तो f0 मिल गया आप लोगों को, एक f1 पता ही है आप लोगों को, और एक f1/2 भी मिल गया है अब आप लोगों को। तो अब आप लोग यहाँ पर इनकी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो अगर आप बच्चों इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो जरा देखिए, अगर आप 0 पुट करते हैं इसमें, आप अपने मेन फंक्शन में 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा बच्चों, तो ये चीज पूरी तरीके से गायब हो जाएगी, सिर्फ 1 बचेगा। 1 की पावर अगर बच्चों आप 1/3 करेंगे आपके पास 1 ही आ जाएगा। आगे बात करते हैं, इसके पास आ जाते हैं, बात करते हैं कि f1 पे क्या हो जाएगा। 1 रखूंगा तो बच्चों देखिए ये भी 0 हो जाएगा, जब ये 0 हो गया तो कंप्लीट ये भी 0, फिर से 1 आ गया, यानी कि f1 रखने पर भी 1 ही आ रहा है।
जब 1/2 रखते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा 1/2, और देखिए यहाँ पर 1/2 - 1 + 1 की होल पावर 1/3 है बच्चों। सो यहाँ पर देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी माइनस का 1/2 बचेगा, माइनस का 1/2 प्लस के 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1/4 प्लस में 1 की होल पावर 1/3 आ जाएगा। यहाँ पर अगर इन्हें जोड़ेंगे तो 3/4 की होल पावर कितनी आ जाएगी बच्चों 1/3। तो यानी कि यहाँ पर आपके पास आंसर आ रहा है 3/4 की होल पावर 1/3। तो अगर आप लोग मैक्सिमम की भी बात करेंगे तो आप देखिए 0 पर भी 1 आ रहा है एंड 1 पर भी 1 आ रहा है, लेकिन इसका मतलब तो ये हो गया कि ये थोड़ी सी छोटी वैल्यू है, लेकिन वहीं पर एट द सेम टाइम आप लोगों को ये पता चलेगा कि यहां पर भी 1 आ रहा है, यहां पर भी 1 आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही आ रही है। सो अगर आप इससे कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तो 1 आप लोग यहां पर देख सकते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आप लोगों को 1 दे रखा हो। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि जो 3 पॉइंट पर रख करके आंसर आ रहा था उनमें हाईएस्ट वैल्यू सिर्फ 1 ही आ रही है और कुछ भी नहीं आ रही है। और आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन दे रखा है और देख लीजिए ये भी सी ऑप्शन ही है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कहता है कि इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट ऑन द डिसीजन वेरिएबल x एंड y, तो आपके पास कुछ इनइक्वालिटीज दे रखे हैं, x माइनस में 3y ग्रेटर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और x जो है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है कि x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी रहेगी एंड +3 तक जाएगी। सो दैट मीन्स यहाँ से तो एक बात ये पता चल गई, यहाँ से दो इक्वेशंस निकल गई। एक तो आप ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी रहने वाली है, और एक बार आप ये भी कह सकते हैं कि x की वैल्यू 3 भी हो गई। तो इससे आपको डेफिनेटली एक चीज़ पता चलती है, अगर आप यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से बना देते हैं। सो देखिए y इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 से बड़े के लिए तो देखिए ये वाली लाइन हो गई, x के लिए ये वाली लाइन हो गई बच्चों। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 3 के लिए कौन सी लाइन हो जाएगी बच्चों? इसके लिए ये वाली लाइन हो जाएगी बच्चों। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बचा। अगर आप x के y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू भी 0 आ रही है, यानी कि ये वाला पॉइंट, और वैसे भी इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है तो ये यहीं से पास होगी, ऐसे पास हो जाएगी। इसमें कोई कांस्टेंट नहीं, जिसमें कोई कांस्टेंट नहीं होता वो ओरिजिन से पास होती है। सो डेफिनेटली आंसर यहाँ पर आ रहा है बच्चों, इनका यहाँ पर आंसर आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि यहीं पर यही एक ऐसी जगह है जो हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि अगर हम नीचे चले जाते हैं तो y नेगेटिव हो जाएगा, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम ऊपर की तरफ इधर की तरफ नहीं जा सकते, वरना इनक्लोज नहीं हो रहा, तो इनक्लोज यहीं पर हो रहा है। सो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा आंसर आ रहा है। तो चलिए जरा चेक करते हैं, इज नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आंसर बिल्कुल गलत है इनका। इज बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही बात है, जो है ये बाउंड हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जैसा कि हम लोग यहाँ पर बच्चों देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो है सी ऑप्शन है अंडर अनबाउंडेड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डजंट एग्जिस्ट, ये भी गलत है। ठीक है बच्चों, तो बड़ा ही सिंपल सा था, इक्वेशंस दी, हम लोगों ने डायरेक्टली ग्राफ बना के देख लिया, पता कर लिया कि कहाँ पर बन रहा है ना। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है अपना। अगला सवाल बच्चों क्या कहता है? कहते हैं कि अल्फा की वैल्यू बता दीजिए। अगर आप लोगों को ये चीज दे रखी है तो डिटर्मिनेंट की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देंगे, आता है अपन लोगों को तो सॉल्व करना है ना। सो आ जाइए जरा कर देते हैं इसको सॉल्व। अगर बच्चों हम इसकी बात करें तो 1 sin अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा 1 sin अल्फा -1 माइनस साइन अल्फा और 1 आ गया। तो अगर इसका डायरेक्टली आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ जाएगा तो 1, ये यहाँ जाएगा, प्लस में साइन स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली आप माइनस का करेंगे, माइनस अल्फा का करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, माइनस का साइन अल्फा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा। फिर इसके साथ कितना आ जाएगा, 1 के साथ करेंगे तो प्लस में 1 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो +1 हो जाएगा। अब अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो ये वाली चीज़ तो पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। अब ये और ये देखिए सेम है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 × में आपके पास आ जाएगा 1 प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। दैट मीन्स इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि इसका डिटर्मिनेंट सोल्यूशन तो ये आ रहा है। लेकिन एक कमाल की बात ये है कि अगर आप ध्यान से समझे कि साइन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, तो वो -1 से साइन अल्फा की वैल्यू -1 से बच्चों कहाँ तक जाती है, +1 तक जाती है। लेकिन यहाँ पर फिर से अमेजिंग बात यह है कि यहाँ पर तो स्क्वायर की बात कर रहे हैं सर हम लोग, तो स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से +1 तक जाएगी, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू तो बच्चों क्या है, नेगेटिव हो नहीं सकती। अब जब वो नेगेटिव हो नहीं सकती तो मिनिमम कहाँ तक जाएगी, 0 तक जाएगी। ठीक है ना, और हाईएस्ट कहाँ तक जाएगी, 1 तक जाएगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी इतना ही रहता है। तो अगर बच्चों मैं इसकी सबसे छोटी वैल्यू रख दूं 0 या इसकी सबसे बड़ी वैल्यू रख दूं 1, तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा ये बताना है। 0 रख दूंगा बच्चों तो 1 + 0 कितना आ जाएगा, 2 ही रहेगा, यहाँ पर ये आ गया आपका फाइनल आंसर।
और अगर आप 1 कर देते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है बच्चों, ये 2 से लेकर के 4 तक जाने वाला है। तो 2 से लेकर के 4 तक जाने वाला है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा, दैट्स व्हाई आंसर नहीं होगा बच्चों। और यहाँ पर दे रखा है तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का। और यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया, सिंपल मैंने इसे ओपन किया है, कोई बहुत ज़्यादा मैंने इसमें चीज़ें नहीं अप्लाई की हैं। जब हालांकि कर सकते थे अपन लोग इन दोनों को अगर जोड़ देते तो यहाँ 2 0 बन जाते, बट मैंने वो नहीं किया, मैं सिंपल ही कर दिया। मुझे पता है कि आप कर सकते थे ऐसा, कुछ बच्चे बोलेंगे अरे ऐसा ऐसा कर सकते थे, ठीक है मुझे पता है, बात समझ में आ गई। चलिए सो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि है आप केस स्टडी। क्योंकि अब फाइनली हमारे पास 46 से लेकर के 50th क्वेश्चन तक केस स्टडी चलने वाली है, यानी कि एक थ्योरी रहने वाली है और उसी के बेस पर आगे के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। आइए जरा डिस्कस करते हैं हम लोग। डी आंसर है, ठीक है। चलिए जरा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें बस हल्का सा समझना है एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो हम लोग इस चीज को एक एक करके समझेंगे, सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे यहाँ से, अच्छे से समझिएगा क्योंकि एक काफी अच्छा सवाल है, ठीक है। द फ्यूल कॉस्ट पर आर जो फ्यूल कॉस्ट लग रहा है, इस ये जो ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, फ्यूल कॉस्ट जो लग रहा है पर आर जो लग रहा है फ्यूल रनिंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, यानी कि स्पीड, ट्रेन की स्पीड जो है वो v लेनी है। ओके ठीक है। सो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि सबसे पहली चीज फ्यूल कॉस्ट जो आएगी अपनी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी v के स्क्वायर के। अब जब कभी भी हम लोग ये चीज, एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो अपने पास कोई कांस्टेंट आ जाता है, यानी कि अपन लोग क्या बोल सकते हैं, फ्यूल कॉस्ट इज इक्वल्स टू में के v का स्क्वायर, ठीक है, इतना कर सकते हैं। ओके फिर कहते हैं कि ऑफ द स्पीड जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द फ्यूल कॉस्ट, बोल रहे हैं कि जो फ्यूल कॉस्ट है पर आवर, जो फ्यूल कॉस्ट पर आवर की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, फ्यूल कॉस्ट पर आवर यानी कि पर आवर जो आ रही है वो कितनी हो रही है अपने पास 48 रुपीज पर आवर। मतलब जब ट्रेन चल रही है तो जो पेट्रोल लग रहा है वहां पे जो कॉस्ट बन रही है पर आवर की वो 48 रुपए बन रही है। इसके बाद कह रहे हैं कि एट द स्पीड, कौन सी स्पीड पर चल रही है उस वक्त, 16 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है, एट 16 किलोमीटर पर आवर पर, यानी स्पीड है ये। इससे काम किया जा सकता है बच्चों, जरा देखिएगा, फ्यूल कॉस्ट पर आवर 48 रुपए है। देखिए ये चीज आप लोगों को यहां से फायदा देगी, क्यों मैं इस पर हाईलाइट कर देता हूं, ये यहां पर फायदा देने वाली है अपन को। तो यहां पर अपन लोग क्या करने वाले हैं, फ्यूल कॉस्ट, अगर मैं फ्यूल कॉस्ट की बात करूं तो कितना आ रहा था अपना 48 आ रहा था, और यहां पर के आ गया था, स्पीड कितनी चल रही है अपनी 16 का स्क्वायर हो जाएगा, यही चीज हो जाएगी। अब यहां से अगर मुझे के की वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी बच्चों, ये दैट्स वाई मैं ऐसा कर रहा हूं। सो अगर मुझे यहाँ पर के की वैल्यू चाहिए होगी तो 48 अपॉन में कितना आ जाएगा 16 × 16, ठीक है ना। यहाँ से के की वैल्यू आ गई तो इससे इसे कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, यानी के की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 3/16 आ जाएगी। ओके ठीक है सर। इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद की बात करते हैं, जो आगे की बात इन्होंने दे रखी है, ठीक है जी। एंड द फिक्स्ड चार्जेस, अच्छा अब एक बात और कि जब आपकी ट्रेन चल रही है, जो पेट्रोल या जो फ्यूल लग रहा है उसके तो पर आवर 48 रुपए लग ही रहे हैं, लेकिन उसका एक फिक्स प्राइस भी है जो कि है 1200 रुपए। वो है फिक्स प्राइस है कि अगर आप 5 घंटे बैठेंगे उसमें तो पर आवर के हिसाब से आपको 1200 रुपए देने पड़ेंगे। ये इसमें एक बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक इन्होंने लगा रखा है। अब बच्चों मैं यहां पर अब आपसे जो बात कर रहा था वो सिर्फ मैं पर आवर की बात कर रहा था। मान लीजिए अब मैं यहां पर देखिए, अभी यहां पर फ्यूल कॉस्ट पर आवर की बात हो रही थी, अब मैं आप लोगों के पास यहां पर एक नई और चीज लेकर के आया हूं जो कि है फिक्स्ड। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, फिक्स्ड चार्ज, ये फिक्स्ड चार्ज पर आवर का है, फिक्स्ड चार्ज पर आवर कितना है 1200 रुपए। अब ध्यान से सुनिए कि आप एक ट्रेन में गए, ट्रेन में बैठे तो उस ट्रेन में बैठे रहने का 1200 रुपए पर घंटा लग ही रहा है, और जिस पेट्रोल से वो चल रही है उस पेट्रोल का भी आपको पर आवर 48 रुपए देना ही देना है। क्लियर है बच्चों ये बात, बहुत ही बढ़िया। अब यहां पर हमारे पास कुछ चीजें निकल करके आती हैं जो कि हम लोग यहां पर समझनी होंगी। तो अगर मैं यहां पर आप लोगों से एक इक्वेशन बनाने की बात करूं तो आई होप आप लोग मेरी इस बात को बड़े प्यार से समझेंगे कि अगर मैं आपसे लोगों से बोलूं कि टोटल कॉस्ट की बात कर लें भाई साहब, तो आप बोलेंगे सर टोटल कॉस्ट के लिए तो मेरे पास फ्यूल कॉस्ट भी आनी चाहिए,
और प्लस में मेरे पास जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी आनी चाहिए। क्या वो पर आवर के हिसाब से होगी? नहीं बेटा, वो तो जितने घंटे आप बैठे होगे उसी के हिसाब से होगी एवरीवन। सारे बच्चे मेरी बात मानेंगे नहीं मानेंगे? सारे बच्चे मेरी बात मानेंगे। क्यों मानेंगे मेरी बात? उसके पीछे का रीजन है कि अगर आप लोगों से, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना समझना, देखो तुम्हारे पास ये जो चीज बनी थी ये पर, देखो ये इसका एक फॉर्मूला बना था। तो फ्यूल कॉस्ट अब यहां पर जो निकली थी, फ्यूल कॉस्ट जो थी आपके पास 48 रुपए पर आवर की थी बच्चों। लेकिन अगर आप 2 घंटे चले, आप 3 घंटे चले, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 घंटे चले तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 घंटे चले तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि इसको टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसको टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि अगर आप लोगों से फ्यूल कॉस्ट की बात करें तो फ्यूल कॉस्ट कितना हो रहा है? फ्यूल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपसे 3/16 v का स्क्वायर इंटू में टी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? टोटल, आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल, क्योंकि यहां पे फ्यूल कॉस्ट था के का स्क्वायर, के की वैल्यू पता है तो वी स्क्वायर हो गया। ये पर आर है, लेकिन मुझे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के निकालने हैं, तो मुझे इसमें टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, कितने घंटे। टी का मतलब क्या हो गया यहां पर? नंबर ऑफ आवर्स हो गया बच्चों यहां पर, है ना? तो मैंने टी से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये तो बच्चों सिर्फ फ्यूल आवर है, मुझे और क्या चाहिए? मुझे तो और चाहिए फिक्स्ड चार्ज भी। फिक्स्ड चार्ज कितना था? 1200 रुपए, लेकिन पर आवर था वो। लेकिन मैं कितना टाइम रुका हूं? टी। तो यहां पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा एवरीवन? टी तो लिखना ही पड़ेगा ना। मानते हो कि नहीं मानते हो सारे बच्चे बात? सारे बच्चे इस बात से एग्री करेंगे? चलिए, सो हमारे पास टोटल कॉस्ट ये आ चुकी है। अब अपन लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं और बात कर सकते हैं इस पूरे के पूरे सिनेरियो की। हम लोगों को जो जो चीजें यहां से मिल सकती थी वो सब कलेक्ट कर लिए। आइए जरा बात करते हैं। गिवन दैट द फ्यूल कॉस्ट पर आवर इज के टाइम्स द स्क्वायर टाइम्स स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड ठीक 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 ठीक, ये तो यार वही आ गया अपन लोगों ने जो निकाला था, फ्यूल कॉस्ट पर आवर अपन लोगों ने क्या निकाली थी? वो यही तो निकाली थी, के वी का स्क्वायर। तो कितना आ गया था? 3/16 ही तो आया था। कहां पर है? 3/16, यही तो निकाला था अभी थोड़ी देर पहले। अगर फ्यूल आर की बात करें तो के वी का स्क्वायर था, और वी कितना दे रखा था अपने को? आपको यहां अपने को 48 ये दे रखा था, यहाँ के था, यहाँ 16 का स्क्वायर हुआ था, तभी तो यहां से 3/16 आया था। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले निकाला। ये तो अपन लोगों ने कर ही दिया था वैसे ही, के की वैल्यू ही निकालनी थी। चलिए खैर आगे की तरफ बढ़ जाते, देख लीजिए डी ही इसका आंसर है। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे 47th क्वेश्चन की। कहते हैं कि इफ द ट्रेन हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर चल गए भाई साहब, तो आप ये बताइए द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द ट्रेन। टोटल कॉस्ट की बात करें, टोटल कॉस्ट के नाम पे ही बच्चों कान खड़े हो जाने चाहिए आप सभी लोगों के। टोटल कॉस्ट बोले तो 3/16 वी का स्क्वायर टी प्लस में 1200 टी, ये अभी अभी मैंने बताया है, अभी जस्ट मैंने बताया। तो टोटल कॉस्ट के नाम पर तुरंत के तुरंत। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि बता इफ द ट्रेन हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस दिस एंड देन द टोटल कॉस्ट ऑफ द रनिंग ट्रेन विल बी व्हाट, क्या हो जाएगी? अब जरा एक बहुत ही प्यारी सी तसल्ली बख्श वाली बात अगर आप लोग मेरी समझेंगे तो आप लोगों को कुछ चीजें जो हैं वो समझ में आएंगी कि आप लोगों को यहां पर एक्चुअल में करना क्या है। 500 किलोमीटर वो चल गए, तो आप लोगों से पूछा क्या है? देन द कॉस्ट ऑफ रनिंग द ट्रेन गिवन बाय द फंक्शन। एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करनी है, लेकिन यहां पर तो वी स्क्वायर और टी भी दे रखा है। मेरी एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये देखिए, स्पीड अपॉन में टाइम होता है, तभी तो आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस निकल करके आता है। अब अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो टी की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो वी अपॉन में डिस्टेंस आ जाएगा। वी अपॉन में डिस्टेंस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा एवरीवन? सारे बच्चे मेरे साथ हाँ बोलेंगे। वी आ जाएगी वाली चीज। तो यानी कि अगर आप लोगों से मैं ये बात कह दूं कि टी की जगह पर आप लोग वी इंटू में टी, ना 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 ना, थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने यहाँ पर बच्चों, थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने यहाँ पर। मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर जो हमारी स्पीड होती है बच्चों वो क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो मुझे यहाँ पर टाइम पता है, टी पता करना है, तो टी इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा बच्चों? डिस्टेंस अपॉन में वी, यानी कि टी कितना हो जाएगा? 500 अपॉन में वी हो जाएगा बच्चों। तो मुझे एक ही फंक्शन में करना है, गिवन फंक्शन में करना है मुझे वी में, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा बच्चों? 3/16 वी का स्क्वायर, इसकी जगह पे लिख सकता हूँ बच्चों क्या? 500 अपॉन में वी, इससे इसे कैंसिल आउट कर दिया। फिर यहाँ पर प्लस में 1200 इंटू में कितना हो जाएगा? 500 अपॉन में वी।
तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3v अपॉन में 16, 3v, एक मिनट रुक जाइएगा, 3v अपॉन में 16 हो जाएगा ना। सो मैं इसको थोड़ा सा तो कैंसिल आउट कर ही सकता हूँ यहाँ पर। ओके ओके ओके, मैं इसे थोड़ा बहुत तो कन्वर्ट कर ही सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं 4 के टेबल से कट करूँ तो यहाँ 4 आ जाएगा, इसे कट करेंगे तो आई विल गेट 1 एंड 2 यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो 125 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करूँगा तो 375 v अपॉन में 4 आ जाएगा, प्लस में ये कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 और 4 जीरो और है तो 6 लाख हो गया बच्चों, 6 लाख v। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, टोटल कॉस्ट आ गई बच्चों, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट में हम टाइम नहीं ले सकते थे ना, दैट्स वाई हम लोगों ने सिर्फ एक सिंपल फंक्शन किया इसे, तो v में पूरे को कन्वर्ट कर दिया। 375 v अपॉन में 4, 6 लाख अपॉन में v। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, इसमें एक बात और ध्यान में रहे कि ये जो है हमारा ये फिक्स्ड वाला है बच्चों, अभी भी ध्यान करा रहा हूं, ये वाला जो है बच्चों हमारा ये फ्यूल कॉस्ट है पर आवर का, पर आवर का नहीं है, जितने घंटे चले उतना है, ध्यान रखो, क्योंकि टी से मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, दैट्स वाई जितना चले उतना है। ये फ्यूल कॉस्ट है आपकी पूरी जर्नी का, ठीक है ना। ये फ्यूल कॉस्ट है 500 किलोमीटर चलने का, ये फ्यूल कॉस्ट है 500 किलोमीटर, ये कॉस्ट है, ये फिक्स्ड प्राइस है जो पर घंटे आप चले होंगे, ठीक है ना। आइए जरा बी आंसर है बच्चों इसका, और अरे अपना बी तो बी ही तो आ रहा है, देखो चेक कर लो, बी आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे की तरफ, खैर ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड ऑफ रन द ट्रेन। देखिए टोटल कॉस्ट अभी अपन लोगों ने निकाली है, टोटल कॉस्ट कितनी आई 375 बाय 4 v आ गया, प्लस में कितना आया, अपन लोग यहाँ पर क्या सकते हैं 6 लाख अपॉन में अपने पास आ जाएगा कितना v। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट निकालना है इसका, मिनिमम इकोनॉमिकल करने का मतलब क्या है कि मिनिमम, कम से कम स्पीड। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा 375 अपॉन में 4, ये तो v का 1 ही हो जाएगा, v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, माइनस में 6 लाख अपॉन में v का स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। सो इसको इधर उधर रख देंगे और इधर उधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 375 अपॉन में 4 इज इक्वल टू में 6 लाख अपॉन में v स्क्वायर। वी स्क्वायर को यहाँ भेज देंगे, 4 को यहाँ, 375 को यहाँ, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 लाख इंटू में 4 अपॉन में 375। अब मैं आप लोगों से बोलूँगा कि यहाँ पर इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। अब स्क्वायर रूट से बाहर निकालने का काफ़ी सिंपल सा तरीका है, ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर v का v दे रखा है, अब देखिए इसमें 4 जीरो हैं, 4 जीरो में से अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो 100 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। 4 जीरो हैं, अंदर क्या रह गया फिर, और 4 का बाहर 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, भाई 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा ना यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर देखिए इन 4 जीरो को भी बाहर निकाल दिया, 4 को भी बाहर निकाल दिया, बचा कितना 60 इंटू में नथिंग, 60 इंटू में नथिंग, डिवाइड में रह गया जरूर 375। 15 के टेबल से कट करूँ तो यहाँ 4 आ जाएगा, 15 के टेबल से यहाँ पे कट करूँ यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 75 तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर से अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 4 को बाहर निकालूंगा अगर इसमें से मैं, देन व्हाट आई विल गेट, 15 के टेबल से अगर मैंने बच्चों इसको किया तो 15 पंजे नहीं 15 के टेबल से यहाँ 4 आ जाएगा, 15 के टेबल से किया तो यहाँ पर बच्चों 2 आ जाएगा, 2, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए 200 पहले से ही था बाहर, 4 को निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 को निकालेंगे तो डिवाइड में 5 आ जाएगा, इससे से कैंसिल करूंगा तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, यहाँ पर 80 आ रहा है बच्चों, 80 किलोमीटर पर आवर आ रही है स्पीड, जो स्पीड आ रही है 80 किलोमीटर पर आवर आ रही है, यानी कि सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। बड़ा ही सिंपल सा था, बस मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी ये दिखाई कि 4 जीरो थे तो रूट से बाहर निकाल दिया, 2 जीरो बन गए यानी 100 बन गया, 4 को निकाला तो ये आ गया। कॉम्प्लिकेटेड बच रहा था 60 अपॉन में 375, इन्हें छोटी कैलकुलेशन थी, इन्हें कर लिया, आराम से निकाल लिया आंसर, ठीक है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, इसका आंसर सी है, सी ही है। फिर कह रहे हैं द फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट बच्चों कितनी थी, ध्यान रखिए, मैं अगेन आप लोगों को बोलूंगा फ्यूल कॉस्ट अपनी आ रही थी 375 अपॉन में 4 v आ रही थी, ये थी अपनी फ्यूल कॉस्ट। 500 किलोमीटर में फ्यूल कॉस्ट का प्राइस पूछ रहे हैं वो, तो स्पीड कितनी थी अपनी बच्चों 80 थी, इससे इसे कैंसिल करोगे तो 20 आ जाएगा, और इसका दुगना करोगे तो यहाँ 0 हासिल लगा 1, 5 हासिल लगा 1, 7, तो 7500 आ रहा है, लीजिए ये आ गया इसका जवाब, क्योंकि उसने बोला है फ्यूल कॉस्ट और मैंने फ्यूल कॉस्ट और फिक्स्ड चार्ज दोनों बताए थे।
फ्यूल कॉस्ट कितना 375/4 वी प्लस में 6 लाख, 6 लाख अपॉन में वी, ये क्या था अपना, ये था अपना फिक्स, ये था अपना क्या फ्यूल कॉस्ट, जितनी ट्रेन जब चल रही है उतने में। अगर आगे की तरफ बढ़े उससे पहले तो अपना सी आंसर आ रहा है, बता दिया मैंने। आगे की तरफ बढ़े तो टोटल कॉस्ट पूछ रहा है 500 किलोमीटर में टोटल कॉस्ट कितनी बढ़ेगी। टोटल कॉस्ट की अगर बच्चों कोई भी बात करता है फिर से, तो मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, टोटल कॉस्ट काफी सिंपल हो जाएगा। 375 क्या टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां से तो अपने पास 7500 आया ही आया है। अपने पास प्लस में क्या था, अपने पास प्लस में था यहां पर 6 लाख और अपॉन में 80 था यहां पर। अगर आप देखेंगे इससे इसे कैंसिल कर देंगे, और अगर 8 के टेबल से इसे कैंसिल करूंगा बच्चों, तो यहां पर मेरे पास ओके कैंसिल करते हैं, 56, 40 में आएगा तो 5, ओके, और यहां पर डबल 0 आ जाएगा, सो 7500। तो 7500 प्लस में 7500 कितना हो जाएगा बच्चों, 15,000 हो जाएगा। तो अपने पास सही आंसर कितना आ रहा है, 15,000। ठीक है, और अगर अपन लोग चेक करें तो सही आंसर क्या है, डी ही है, और अपने पास 15,000 आ गया। मतलब कि स्टार्टिंग वाली जो अपन लोगों ने एक इक्वेशन बनाई थी, उस इक्वेशन को सॉल्व करना ही एक मेजर इशू था, और वो इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर दी। एंड आई होप आप लोगों को ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बच्चों जो है हमारा ये सैंपल पेपर यहीं पर होता है खत्म। एंड आई होप आप लोगों को एक एक सवाल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, हर एक बात समझ में आई होगी, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।